तो अब हम लोग ना मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस देखते हैं। तो होता क्या है मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, तो इन द मैग्नेटिक मटेरियल इज मैग्नेटाइज। अगर मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करोगे, अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि अगर फेरोमैग्नेटिज हो गया या पैरामैग्नेटिज, कोई भी अगर फेरोमैग्नेटिज मटेरियल अगर हम ले लेते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले लेते हैं, तो मेरे पास क्या है, इस मटेरियल को अगर मैग्नेटाइज करोगे तो फर्स्ट इन द वन डायरेक्शन देन द अदर, तो वन साइकिल में ना, वन साइकिल ऑफ द मैग्नेटाइजेशन इज फाउंड टू बी द फ्लक्स डेंसिटी इज द मटेरियल लैग बिहाइंड द अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फोर्स, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। तो क्या होता है कि मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस ना कि फ्लक्स डेंसिटी ना लैग करता है विद द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट क्या है कि इट इज़ लैग the magnetic flux density is lag behind the magnetizing force, that is called the magnetic hysteresis. The phenomenon of flux density, the flux density lagging behind the magnetizing force of the magnetic material is called magnetic hysteresis. तो इसी फिनोमेनन को बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ना जो लैग करता है बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इसको मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस बोलते हैं। हिस्टेरिसिस जो टर्म आया वो ग्रीक वर्ड से आया, जो कि हिस्ट्रेंस विच इज़ लैग बिहाइंड, मतलब होता है क्या है कि लैग बिहाइंड। देखो लैग बिहाइंड मतलब क्या है कि लैगिंग होती है, ठीक है। देखो उसको हम ना डिटेल में समझेंगे। टू बी द अंडरस्टैंड द कंप्लीट फिनोमेना ऑफ मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, द रिंग ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल विच द सोलोनाइड्स विच यूनिफॉर्मली द सोलोनाइड इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स, अ डबल प्रो थ्रो इन द रिवर्स स्विच पोजीशन 1। तो होता क्या है कि अपने पास अगर ये ना क्या है कि एक सोलोनाइड है और इसमें एक रिंग मटेरियल, एक रिंग ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक ना। तो अपने पास क्या है कि डबल पोल थ्रो रिवर्स स्विच है। तो अपने पास क्या है ना कि अगर ये डीसी सोर्स है और ये अपने पास रेसिस्टर है, ठीक ना। तो इसके लिए अगर हिस्टेरिसिस कर्व देखोगे ना, तो अपने पास क्या है कि सबसे पहले ना हिस्टेरिसिस कर्व जो आता है, व्हेन द फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज ग्रेजुअली बाय द इंक्रीजिंग द करंट ऑफ सोलेनोइड द डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आर। तो अगर तुम देखोगे क्या होगा, अगर सपोज करो कि क्या होगा, अगर हम क्या करते हैं कि अगर फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, फ्लक्स डेंसिटी अगर हम क्या करते हैं कि एच का वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन आई बाई एल। तो क्या होगा, और मेरे पास ना इस वक्त क्या होगा कि रेसिस्टेंस ना वैल्यू ऑफ आर जो होगा वो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक ना। तो हम बात करते हैं कि फ्लक्स डेंसिटी भी इंक्रीज करेगा, यहाँ बी भी इंक्रीज करता है और एच भी इंक्रीज करेगा, बी भी इंक्रीज करेगा। बी जो होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है, बी अगर इंक्रीज कर रहा है तो एरिया डिक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स डेंसिटी भी इंक्रीज करेगा। तो अंटिल द सेचुरेशन पॉइंट ए इज रीच एंड द कर्व इज सो ऑब्टेन ओ ए। तो अपने पास क्या है कि एक सेचुरेशन रीजन आएगा, एक सेचुरेशन स्टेज आता है जिसमें हम क्या करते हैं कि ये अपने कर्व ना इस तरीके से ओ से ए पोजीशन तक जाता है, इसमें ना ओ से ए पोजीशन पे जाता है, ठीक ना। ये एक कर्व बनाता है, 1 मिनट। तो ये अपने पास कर्व बना लेता है, ठीक है, ओ से। और इस ओ के ए के बाद ना ये सेचुरेशन स्टेज पे जाने के बाद क्या होता है, ये सेचुरेशन होने के बाद इफ नाउ द मैग्नेटाइजिंग फोर्स ग्रेजुअली रिड्यूस टू जीरो बाय डिक्रीजिंग द करंट ऑफ द सोलेनोइड इज जीरो। अब क्या है ना कि अगर क्या है कि अगर करंट को ना ये अपने पास ना अगर करंट के वैल्यू को हम जीरो करते हैं, करंट के वैल्यू को क्या करते हैं कि अगर डिक्रीज करोगे करंट के वैल्यू को, जैसे जीरो करोगे करंट के वैल्यू यहाँ पे आने के बाद क्या है कि करंट के वैल्यू को जीरो करोगे तो क्या होगा, करंट के वैल्यू को जीरो करोगे तो ये कर्व ना इस तरीके से ए से बी आएगा, ठीक ना। ए से बी, द ए से बी ना द फ्लक्स डेंसिटी डोज नॉट बिकम्स अ जीरो। लेकिन इस वक्त क्या है, करंट जीरो है लेकिन फ्लक्स डेंसिटी क्या हो रहा है, लेकिन फ्लक्स डेंसिटी जीरो नहीं हुआ तुम्हारा, फ्लक्स डेंसिटी जीरो नहीं होगा। और एच तुम्हारे पास ना फ्लक्स डेंसिटी अगर नहीं जीरो हो रहा है, तो फ्लक्स डेंसिटी अगर तुम्हारे पास जीरो नहीं होगा, फ्लक्स डेंसिटी इज़ नॉट जीरो, नॉट बिकम जीरो, द कर्व सो ऑप्टेन ए एंड बी। तो कर्व क्या ऑप्टेन होगा, ए से बी ऑप्टेन होगा, एक कर्व हमको मिलेगा, ठीक है। डेट इज़ कॉल्ड द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। इसमें हम ना जो इसको बोलते हैं ना, तो यही अपने पास ना जब व्हेन द मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज एच, व्हेन द मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच इज जीरो द फ्लक्स डेंसिटी विल स्टिल हैव ओ ए बी, ओ एंड। तो अपने पास क्या है ना कि अपने पास क्या है, ये अपने पास यहाँ पे क्या है, व्हेन मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच इज जीरो द फ्लक्स डेंसिटी स्टिल द वैल्यू ऑफ ओ बी। अगर मेरे पास क्या है कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या है कि यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स तो जीरो हो जाएगा, पॉइंट बी पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स तो जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या है फिर भी यहाँ पे क्या है, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू जो है वो ओ बी है,
ठीक है। इस वक्त भी मैग्नेटाइजिंग बी का वैल्यू है अपने पास अवेलेबल है, तो बी का वैल्यू अवेलेबल इस वक्त भी है। तो ये लिखा है कि द वैल्यू ऑफ, तो ये जो वैल्यू होता है ना, दैट्स वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी ओ बी इज रिटेन बाय द मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, और द पावर ऑफ रिटेनिंग द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल्स। तो ये अपने पास दो टर्मोलॉजी होता है कि रिटेंटिविटी और द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो अपने पास क्या होता है कि उस वक्त भी वैल्यू क्या है ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू ना जीरो नहीं हुआ, फिर भी क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू अपने पास क्या है ना कि ओ बी के बराबर क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू है। तो इस जो दैट टाइम्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर है उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, दैट इज कॉल्ड द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो ये रेसिडुअल द ओ बी दैट इज द फ्लक्स डेंसिटी ओ बी इज रिटेन द मैग्नेटिक मटेरियल, जब करंट को जीरो करते हैं तो अपने पास रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, एंड उस जो पावर ऑफ रिटेनिंग द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म दैट इज कॉल्ड द रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल। अब डीमैग्नेटाइजिंग करते हैं, तो डीमैग्नेटाइजिंग द रिंग्स द मैग्नेटिक फोर्स इज रिवर्स बाय द रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द सोलेनॉइड्स। अब हम क्या करते हैं ना, इस करंट और डायरेक्शन को ना क्या करते हैं कि इसके करंट और डायरेक्शन को ना नेगेटिव से पॉजिटिव करते हैं। कि मेरे पास क्या है ना, ये अपने पास डीसी सोर्स है, तो ये अपने पास डीसी सोर्स है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो अपने पास डीसी सोर्स कुछ इस तरीके का होगा। ये अपने पास डीसी सोर्स पॉजिटिव, और अब ना मेरे पास क्या है डीसी सोर्स पॉजिटिव है, अब ना इसको डीसी सोर्स को हमने चेंज कर दिया। मतलब क्या है कि अपने पास एक तो ये रहा होगा, 1 मिनट, ये रहा होगा, ठीक है, और दूसरा बार में हमारे पास नेगेटिव रहा होगा। ये पॉजिटिव रहा और दूसरा बार नेगेटिव था। तो जब रेसिडुअल, अब क्या है ना, एच का वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगा, रिवर्स हो रहा है, तो एच का वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ तक आते आते तक क्या है, एच का वैल्यू ना ये पॉइंट पे फिर से आते आते एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और बी का वैल्यू भी यहाँ पे जीरो हो जाएगा, बी का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा, और एच का वैल्यू भी यहाँ पे, बी का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा, लेकिन एच का वैल्यू ना जीरो नहीं होगा। यहाँ बी का वैल्यू जीरो हो जाएगा लेकिन एच का वैल्यू नेगेटिव आएगा, ठीक है, एच का वैल्यू जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि वी द अचीविंग द चेंजिंग द पोजिशन ऑफ डबल थ्रो, द स्विच पोजिशन इज 2, द एच इज इंक्रीज, एच इज इंक्रीज इन रिवर्स डायरेक्शन, एच का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इन द रिवर्स डायरेक्शन में। तो द फ्लक्स डेंसिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड बिकम जीरो। तो एच का वैल्यू क्या रहा है, एच का वैल्यू क्या हो रहा है रिवर्स डायरेक्शन में, तो बी का वैल्यू क्या आ रहा है, कुछ समय के बाद क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है, और एच का वैल्यू नेगेटिव हो रहा है। तो ये लिखा है कि एच का वैल्यू नेगेटिव हो जा रहा है, एंड द फॉलो द पाथ बी सी, द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ द मटेरियल इज वाइप्ड ऑफ। जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मटेरियल था वो क्या होगा कि यहाँ पे आके रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मटेरियल यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यहाँ पे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मटेरियल यहाँ पे आने के बाद, जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मटेरियल है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, रेसिडुअल फ्लक्स है या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, तो वह क्या है कि मैग्नेटिज्म मटेरियल में जो है रेसिडुअल फ्लक्स, वो रेसिडुअल फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे आते आते रेसिडुअल फ्लक्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक ना। वाइप्ड ऑफ एंड ओ सी पोजिशन डायरेक्शन, अब क्या है कि ओ सी पोजिशन डायरेक्शन, ये पे ओ सी पोजिशन डायरेक्शन पे, ठीक ना। अब क्या है कि हम कोरेसिव फोर्स को देखते हैं, तो जो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स ओ सी इज वाइप्ड ऑफ द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, जो वैल्यू जो है ना, जो वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिज्म ओ सी इज रिक्वायर्ड टू ऑफ द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड द कोरेसिव फोर्स। तो इसको ना हम लोग बोलते हैं दैट इज द कोरेसिव फोर्स, दैट इज कॉल्ड द कोरेसिव फोर्स, इट इज ओ सी रिक्वायर्ड द टाइम, इट इज ओ सी दैट इज रिक्वायर्ड 1 मिनट, दैट इज कोरेसिव, ये अपने पास क्या हो जाएगा, कोरेसिव फोर्स हो जाएगा। तो ये ओ सी ना अपने पास क्या हो जाएगा, ये एरिया जो हो जाएगा दैट इज़ द कोरेसिव फोर्स, जो कि मैग्नेटाइजिंग को क्या होता है कि यहाँ पे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जब जीरो हो जाता है दैट इज़ द कोरेसिव फोर्स। टू कंप्लीट लूप द मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच इज इंक्रीज फर्दर रिवर्स डायरेक्शन एंड द रीच सेचुरेशन पॉइंट डी। अब फिर से क्या कर रहा है, ये एच क्या है, डी पॉइंट तक जा रहा है, रीच सेचुरेशन रीजन पे, और ये क्या करता है, डी पॉइंट पे आके सेचुरेशन रीजन पे फिर से आता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, सेचुरेशन रीजन पे आने के बाद यहाँ पे सेचुरेशन रीजन पे आ जाएगा। तो मैग्नेटिज्म मटेरियल के जो मैग्नेटिज्म मटेरियल है उसके क्या है कि अब यहाँ से हम फिर से करंट के वैल्यू को जीरो कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर कोई मैग्नेटिज्म मटेरियल तो उसके डाइपोल ना सारे के सारे क्या हो गए कि अलाइन हो गए होंगे इस डायरेक्शन में। अब ना क्या होगा कि अलाइन नहीं हो सकते, तो अब फिर से हम करंट को जब जीरो करेंगे तो वह डाइपोल्स क्या है ना कि उस मैग्नेटिज्म मटेरियल का डाइपोल एकदम से जीरो नहीं होगा, जो सेम पाथ को नहीं कवर करेगा। तो कुछ ना टाइम के बाद क्या होगा, उसको बी के वैल्यू को जीरो करने की कोशिश करेगा, तो फिर से ये क्या होगा, एक रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को कवर करेगा। देखो, तो व्हेन द कर्व फॉलो द पाथ सी डी saturation region, the curve follow the path CD, it is a curve follow the path of C and D, then
अगेन एच रिड्यूस टू जीरो एंड द कर्व फॉलो द पाथ डी, एच रिड्यूस जीरो एंड द कर्व फॉलो द पाथ, यहाँ पे क्या है पाथ डी, यहाँ पे क्या है एच का वैल्यू जीरो हो गया और बी का वैल्यू यहाँ पे बी का वैल्यू नेगेटिव आ गया, यहाँ पे एच का वैल्यू तो जीरो हो जाएगा क्योंकि एच का वैल्यू जीरो हो जाएगा और बी का वैल्यू अपने पास यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे फिर से क्या है मैग्नेटाइजिंग फोर्स अपने पास क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू जीरो हो गया। तो डैट इज़ द ओ ई इज़ रिप्रेजेंट द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे फिर से अपने पास क्या आएगा, एक रेसिडुअल मैग्नेटिज्म आ गया जो नेगेटिव रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ओ ई, ओ से ई रेसिडुअल मैग्नेटिज्म आ जाता है, ठीक है। और एच इंक्रीज होने लगेगा फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में बाई चेंजिंग द पोजीशन ऑफ रिवर्स स्विच टू द पोजीशन ऑफ वन एंड द इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ करेंट इन द सोलेनोइड्स द कर्व फ्लो पाथ ई एफ ए। तो फिर से क्या है कि ई एफ और ए इस तरीके से फिर से एच बढ़ेगा और ये पाथ फॉलो करेगा और ये पाथ बना देगा, ठीक ना। और यहाँ से मैग्नेटिज्म फिर से बढ़ता चला जाएगा एच का वैल्यू, तो ये अपने पास, ठीक ना। लेकिन एक टाइम के बाद क्या है बी का वैल्यू जीरो होगा, डैट इज कॉल्ड द फिर से कोरेसिव। तो ये रिटेंटिविटी और कोरेसिव, तो कोरेसिव फोर्स यहाँ से ये लिखा होगा अगेन द मैग्नेटिज्म फोर्स इज force utilized wife of the residual magnetism OE. The CF is total corrosive force required the one cycle of the magnetization is wife of the residual magnetism. Since the meaning of hysteresis lagging behind, इसका मतलब क्या हुआ कि hysteresis is lagging behind in the case of flux density, B lags behind the magnetizing force and the loop of ACDV is called hysteresis loop. और इस लूप को हम लोग हिस्टेरिसिस लूप बोलते हैं। और ये अपने पास एक हिस्टेरिसिस, और ये हिस्टेरिसिस लॉस यूज होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हिस्टेरिसिस लूप से। तो ये अपने पास एक हिस्टेरिसिस लूप बन जाता है पूरा। एक्चुअल क्या होता है ना कि एक्चुअल इसमें ना मैग्नेटिज्म मटेरियल होता है, जो कि अगर पहले स्टेज में हम देखते थे तो मैग्नेटिक मटेरियल ना क्या होता है कि अगर कोई फेरो मैग्नेटिक मटेरियल हो गए, एक्चुअल क्या होता है ना अगर साइकिल देखोगे तो एक कंप्लीट साइकिल तुम्हारे पास ये होता, कोई अगर एसी साइकिल होता तो ये पॉजिटिव होता और नेगेटिव होता। तो करंट का वैल्यू क्या था कि पॉजिटिव वैल्यू था फिर नेगेटिव था। तो अगर मेरे पास ये हो जाता है तो मेरे पास क्या है कि ये तो अपने पास क्या है फ्लक्स का वैल्यू, अगर फ्लक्स एच का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो मेरे पास क्या है फ्लक्स का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, और बी का वैल्यू तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, ठीक ना। तो यही है अपने पास एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स और ये भी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स है, दोनों के दोनों फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो अपने पास क्या है कि अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक इसमें ना एक जो डाइपोल होता है इसके क्या होते हैं कि रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन क्या होता है जैसे ही हम इसको ना एक मैग्नेटाइजिंग फोर्स एक्ट होता है जब, तो ये अपने पास ना इस तरीके से क्या कर लेता है वो अपना अलाइनमेंट कर लेता है, सबके सब अलाइनमेंट कर लेता है, तब जाके एक टाइम के बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैग्नेटाइज फोर्स को बढ़ाता है तो ये अलाइनमेंट कर लेता है, तो ये अपने पास अलाइन हो जाता है। और देन आफ्टर क्या होता है फिर से हम जब इस करंट को जीरो करते हैं देन करंट को वैल्यू जीरो होगा, जैसे करंट का वैल्यू जीरो हो गया तो ये क्या करेगा ना धीरे से वो क्या करेगा उस टाइम जब करंट का वैल्यू जीरो होता है तो बी का वैल्यू तो मैग्नेट उस वक्त भी बी का वैल्यू क्या है जीरो नहीं है, तो बी का वैल्यू नहीं जीरो है तो जिसमें ये बी के वैल्यू कुछ ना कुछ उसमें क्या है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म अभी भी उस पोल उसमें ना उसमें ना मैग्नेटिज्म जो है उस डाइपोल के अंदर मैग्नेटिज्म अवेलेबल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अवेलेबल है जो कि सेम डायरेक्शन में है। तो वो ना क्या करता है वो धीरे धीरे क्या करना है अपोज करने, वो धीरे धीरे क्या करता है जीरो होगा, दैट इज़ कॉल्ड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। देन बी का वैल्यू जैसे यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे बी का वैल्यू जीरो होगा और एच का वैल्यू अपने पास क्या है नेगेटिव में आ जाएगा। देन फिर से हमारे पास क्या है ना कि ये वैल्यू ना तो ये वैल्यू बी का वैल्यू जीरो हो गया। देन यहाँ से हमारे पास बी से बी का वैल्यू जीरो नहीं होगा, मैग्नेटिज्म फ्लक्स बी का वैल्यू, हाँ बी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, बी का वैल्यू जीरो होगा, एच का वैल्यू जीरो होगा ना, मैग्नेटिज्म फोर्स जीरो हो जाएगा ना, तो एच का वैल्यू जीरो हो जाएगा। देन हमारे पास ना देन धीरे धीरे करके हम वी का वैल्यू जीरो करेंगे, जब वी का वैल्यू जीरो हो जाता है तब जाकर हम कहते हैं कि कोरेसी हो रहा है। तो ये अपने पास रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ना यहाँ पे आते आते करके रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जीरो हो जाता है, तो ये कोरेसी फोर्स कोरेसी बोलते हैं। और ये भी जो रिटेन रहता है मैग्नेटिज्म के अंदर एक फ्लक्स डेंसिटी दैट इज रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिविटी, और ये अपने पास कोरेसिव जो फोर्स खत्म हो जाता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म फोर्स दैट इज कोरेसिव फोर्स, ठीक ना। तो यही अपने पास साइकिल्स के चलता रहता है, ये अपने पास साइकिल चलता रहता है, ठीक ना। देख लेते हैं और भी हम देखते हैं हिस्टेरिसिस लॉस में देख लेते हैं। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज अप्लाइड फॉर द मैग्नेटिक मटेरियल द मैग्नेटाइज द मोलिकुलर मैग्नेट आर अलाइन इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। यही लिखा है कि अगर हम जो मैग्नेटिक फोर्स ना अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है अलाइन कर देता है, अगर एक डायरेक्शन में सारे डायरेक्शन में अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसको क्या कर देता है उसी डायरेक्शन में अलाइन कर देता है, ठीक ना, ये अलाइन कर देगा, ठीक ना, इस डायरेक्शन में अलाइन करता है। हाउ द मैग्नेटाइजिंग फोर्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज रिवर्स डायरेक्शन, तो इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द मॉलिकुलर मैग्नेट अपोज द रिवर्सल मैग्नेटिज्म
एंड दैट इज कॉल रिजल्टिंग इन द हिस्टेरिसिस। तो इंटरनल फ्रिक्शन या मॉलिकुलर मैग्नेट जो है ना, जो कि अपोज करेगा जो डायरेक्शन हम करंट को ना इंटरनल उसके करंट को ना मैग्नेटिज्म फोर्स को रिवर्स करते हैं। तब तो टू ओवरकम द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द मॉलिकुलर एजेंट टू वाइप ऑफ द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म अ पार्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म फोर्स इज यूज। जो मैग्नेटिज्म फोर्स यूज होता है जो कि इसके रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए, द वर्क डन मैग्नेटिज्म फोर्स अगेंस्ट द इंटरनल फ्रिक्शन द molecular against the produce heat and this energy is waste in the form due to the hysteresis or the hysteresis loss। और इसमें जो लॉसेस होते हैं जिस वर्क डन से, इसमें जो वर्क डन होता है, जो टाइम लगता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को जीरो होने के लिए, जो मैग्नेटिज्म फोर्स लगता है यहाँ से यहाँ आने तक, यहाँ तक जो आने के लिए, ये से यहाँ तक जो आने के लिए जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म फोर्स लगता है जो कि जीरो होने के लिए, उसको हम लोग वही लॉसेस होता है, डेट इज कॉल्ड द हिस्टेरिसिस लॉस। द एनर्जी इज वेस्ट। तो हिस्टेरिसिस लॉस ऑकर द मैग्नेटिक पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन इज रिवर्सल मैग्नेटाइजेशन। दिस लॉस इज द वेस्टेज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द हीट। तो हीट के फॉर्म में रिलीज लॉसेस होता है। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द मशीन विच इज अनडिसेबल, सो द सुटेबल मैग्नेटिक मटेरियल इज सेलेक्टेड फॉर द कंस्ट्रक्शन सच एज सिलिकॉन स्टील इज मोस्ट, द हिस्टेरिसिस लॉस इज मिनिमम। कुछ हिस्टेरिसिस लूप के बारे में देख लेते हैं। तो शेप एंड साइज ऑफ हिस्टेरिसिस लूप ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल लार्जली डिपेंड अपॉन द नेचर। अ पर्टिकुलर लोकेशन चॉइस ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल डिपेंड अपॉन द शेप एंड द साइज। तो ये अपने पास ना चॉइस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल का ना डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज। तो हिस्टेरिसिस लूप ऑफ द कॉमन मैग्नेटिक मटेरियल इज नोन एज हार्ड स्टील। सबसे पहले हार्ड स्टील का देखोगे तो हिस्टेरिसिस लूप का एरिया क्या है, ज़्यादा एरिया मतलब ज़्यादा लॉस। तो मैक्स ज़्यादा लॉस होगा, ये लिखा होगा हिस्टेरिसिस लूप ऑफ द हार्ड स्टील लूप इज लार्जर एरिया to indicate the material have more hysteresis loop, therefore never used for the construction of machine part। अगर इसको यूज़ करोगे इस सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तुम्हारे जो सप्लाई लगाओगे ना लॉस में ही चला जाएगा। लूप सो भी द मैग्नेटिक मटेरियल हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोरेसिविटी। इसका रिटेंटिविटी भी हाई होगा, कोरेसिविटी हाई भी होगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा उसको क्या, जब उसके वी के वैल्यू को, उसके रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को भी जीरो होने के लिए और पी के वैल्यू को भी जीरो होने के लिए, दोनों के लिए। तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और बी को जीरो होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, तो कोरेसिविटी और रिटेंटिविटी दोनों ज़्यादा होता है। सो इट इज़ सुटेबल, इट इज़ मोर सुटेबल फॉर द परमानेंट मैग्नेट। लेकिन ये अपने पास हार्ड स्टील अपने मशीन के लिए यूज़ नहीं करते, हम लोग सिलिकॉन स्टील का यूज़ करते हैं, जो कि हिस्टेरिसिस लूप देखोगे तो इसमें क्या है, लूप इज स्मॉलेस्ट, सो एरियाज इंडिकेट द स्मॉल मटेरियल ऑफ द हिस्टेरिसिस लॉस कम होगा यहाँ पे। द मोस्ट सुटेबल कंस्ट्रक्शन दोज पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन रिवर्सल मैग्नेटिज्म वेरी क्विकली, ईजी वे में वेरी क्विकली क्या कर जाएगा, रिवर्सल मैग्नेटिज्म होगा ये अपने पास। और देन अपने पास ये तो रिवर्सल मैग्नेटिक कोरेसिव और रिटेंटिविटी इसके में कम है, हमारे पास कम टाइम में हो जाएगा। तो आर्मेचर के डीसी मशीन, ट्रांसफार्मर, स्टेटर ऑफ इंडक्शन मोटर सब में हम आयरन का स्टील का यूज़ करते हैं। एक हमारे पास होता है राउट आयरन, जो कि ये सो द हिस्टेरिसिस लूप इज राउट आयरन। दिस सो द लूप सो द मटेरियल इज फेयरली गुड फॉर द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, दिस इज बेस्ट सुटेबल फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए यूज करते हैं। तो ओवरऑल ये चैप्टर यहीं पे बाइंड अप होता है। देन हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस को देखेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक ना। देखो ज़्यादा कुछ नहीं होता है, हिस्टेरिसिस लूप जो होता है ना एक्चुअल में यही खेल खेलता है कि अपने पास ना मैग्नेटिक मटेरियल एक कोई होता है, अगर मान के चलो कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा तो उसके ना डाइपोल क्या होते हैं कि डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे। लेकिन क्या होगा जब डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे तो इसको अगर मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाओगे, अगर एच लगाओगे तो क्या होगा, करंट सप्लाई करोगे तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप कर देगा। अगर करंट सप्लाई करोगे तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स, इस पे एक करंट का सप्लाई लगा दोगे तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप कर देगा, जो क्या कर देगा नॉर्थ से साउथ, इस तरीके से नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ से क्रिएट हो गया साउथ, और इसी डायरेक्शन में सारे के सारे अलाइन कर देंगे, साउथ से नॉर्थ, इस तरीके से सब नॉर्थ की ओर निकलता हुआ, साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स साउथ से नॉर्थ ना। तो इस तरीके से देन हम क्या करते हैं कि एज ए टाइम जब हम करंट को जीरो करते हैं तो करंट का जब डायरेक्शन बदलेगा तो ये क्या होगा कि इसके जो मैग्नेटिज्म है कुछ क्या है कि कुछ फ्लक्स उस वक्त भी अवेलेबल रहेंगे। तो हम करंट के डायरेक्शन होने से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स तो इधर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो तब भी क्या है कि कुछ ना कुछ उसमें मैग्नेटिज्म मटेरियल अवेलेबल हो जाएंगे, उसमें फ्लक्स अवेलेबल होगा, जो कि उसी वैल्यू को जीरो करने के लिए इसको उसी वैल्यू को ना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं, जो बचा हुआ कुछ मैग्नेटिज्म जो कि डायरेक्ट बी का वैल्यू जीरो नहीं होता। अगर बी का वैल्यू डायरेक्ट जीरो होता तो ये आ जाता, ठीक ना। तो ओवरऑल इतना ही था, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। देखो प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ देयर इज़ एनी डाउट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। देखो हम बुक से बता रहे हैं, क्योंकि बुक्स इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नोट्स के साथ साथ
काफ़ी अच्छा कोई बुक से बता दे तो काफ़ी अच्छा है। तो इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ना कोई बुक से बता रहा हूँ, ताकि क्लियर अच्छा से एक क्या है नोट्स भी तैयार हो जाता है और सब कुछ समझ में भी आ जाता है, कुछ बचता नहीं है। ठीक ना, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल। इफ देयर इज एनी डाउट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।